ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्विकली चेक कर लीजिए एक बार क्या मैं लाइव हूं या नहीं। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल और नॉट? क्विकली चेक कर लीजिए। यस। सो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूंगा, आवाज शायद मेरी थोड़ी कम है, एनर्जी लेवल थोड़ा कम हो, बिकॉज आज मैं हूं फीवर में, नॉट कीपिंग वेल। बट पिछले 5-6 घंटों से पैरासिटामोल लेकर बैठा हूं, आराम कर रहा हूं, ताकि ये एक क्लास के लिए, इस 45 मिनट्स के लिए थोड़ी एनर्जी मैं निकाल सकूं, रिजर्व कर सकूं। सो हियर आई एम। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। वीक नंबर 2 का पहला लंबर लेक्चर है आज हमारा। वो सभी बच्चे जो मुझे एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, कॉमर्स अड्डा पे देख रहे हैं और सीयूईटी अड्डा 247 पे देख रहे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा सलाम। सो हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन से। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। हम लोग अभी यहां पर देख रहे हैं सीरीज ऑन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सिखा रहा हूं। ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अगर आप सीए के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं, एक्टिवली एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन पैसिवली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का स्ट्रेट अवे रेलेवेंस आता है। मेरी जिंदगी में मैं ये 3 सक्सेस मंत्रास को प्रोफेस करता हूं और आप लोगों को भी इन्हीं 3 सक्सेस मंत्रास के लिए सजेस्ट करता हूं, दैट इज पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। मेरे टाइमिंग्स यहां पे आप लोगों के सामने है। शाम को 6 बजे आता हूं मैं एकाग्रता सीए चैनल पे लाइव, और बाकी चैनल्स पे प्रीमियर होते हैं, और अड्डा 247 ऐप पे मेरी ये बैचेस चल रही है, सीए फाउंडेशन जनवरी 25 और मई 25 की बैचेस। अगर आप जानना चाहते हैं सीए कैसे किया जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। CA is a course where there is no reservation. Absolutely, it is completely based on reservation. मतलब आप में अगर हिम्मत है, ताकत है, तो आपको किसी कास्ट सर्टिफिकेट का मोहताज होने की जरूरत नहीं है, आप ये कोर्स कर सकते हैं। जो सीए के बच्चे हैं, हमारा ये QR कोड स्कैन करें, पूरी की पूरी टीम के सारे वीडियोस आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। करेक्ट? चलिए, अपनी टीम के बिहाफ पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अड्डा 247 के बिहाफ पे। फिर से क्षमा मांगना चाहूंगा, एनर्जी रहेगी थोड़ी कम, गला है बहुत ज्यादा खराब। निशान सर इज ऑल्सो नॉट कीपिंग वेल बेटा श्रेया, इस वजह से उनकी भी क्लास नहीं लग पाई, और मैं भी मतलब लिटरली बता रहा हूं, अभी 6 बजे की क्लास थी, एकदम से इतना ठसका आ गया, खांसी छूट गई कि मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था, हेंस द क्लास गॉट डिलेड। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे बेसिक चीजें, हमने अकाउंटिंग क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा था, बहुत अच्छी अच्छी चीजों पे हमने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कंसेप्ट पे। एक एक कर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सपेंसेस की या एक्सपेंडिचर की। ठीक है, एक्सपेंसेस का मतलब हमने देखा है खर्चा। अब खर्चे होते हैं 2 टाइप के, एक हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट का मतलब क्या? तो बागबान मूवी में ना अमिताभ बच्चन जी एक डायलॉग मारते हैं अपनी वाइफ से, वही डायलॉग डायरेक्ट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। वो डायलॉग कहता है, तुम हो तो हम हैं, हम हैं तो सब है। तुम हो तो हम हैं तो सब है, तुम नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है, दे आर दोज एक्सपेंसेस विदाउट विच द प्रोडक्ट और द सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल। मतलब जिसका आपके प्रोडक्ट के साथ 1-on-1 रिलेशन होता है, उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एक पिज्जा का, डोमिनोज पिज्जा का, तो डोमिनोज पिज्जा का जो प्रोडक्ट है वो है पिज्जा, और पिज्जा को बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए, जो जो मटेरियल चाहिए, जिसके बिना पिज्जा बन ही नहीं सकता, वो सब है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके बिजनेस के सपोर्टिंग एक्सपेंस, एक सेकेंड, बहुत बढ़िया वर्ड निकल के आया, सपोर्टिंग एक्सपेंसेस होते हैं। मतलब ये डायरेक्टली आपके बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, बट इनडायरेक्टली जरूरी है। एक एग्जांपल ले ले सपोर्ट एक्सपेंसेस का। आपके दुकान में कस्टमर आता है, आप उसको चाय पानी पिलाते हैं, तो टी, कॉफी या फिर समोसा खिलाते हैं, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। अब ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे? सर इसके ऊपर सोचा कैसे जाए? बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूं सोचने का। आपको यह सोचना है कि अगर मैं चाय समोसा नहीं खिलाऊंगा तो क्या मेरा कस्टमर नहीं आएगा? द आंसर इज नो, मेरा कस्टमर तो आएगा, क्योंकि मेरे कस्टमर को तो प्रोडक्ट चाहिए। भैया मुझे बेचना है प्रोडक्ट, जो भी मेरा प्रोडक्ट है मुझे वो प्रोडक्ट बेचना है।
सपोज करिए मेरी एयर कंडीशन की दुकान है, गाढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मुझे वहां पर टीवी बेचना है, फ्रिज बेचना है, एसी बेचना है, माइक्रोवेव बेचना है, सारी चीजें बेचनी है। अब कस्टमर मेरी दुकान पे आता है तो गुड फेथ में मैं उसको चाय पिला देता हूं, समोसा खिला देता हूं, वो मैंडेटरी नहीं है। क्या समोसे का चाय का रिलेशन है एसी के साथ या टीवी के साथ? नहीं है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है वो खर्चे जिसके बिना प्रोडक्ट बेचा ही नहीं जा सकता, और इनडायरेक्ट मतलब जो कि सपोर्ट कॉस्ट होती है, सर्विस कॉस्ट होती है ना। हमारे बिजनेस में बहुत सारे सपोर्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं टीचिंग इंडस्ट्री में हूं, ठीक है, आप लोग मुझे देखते हैं, मैं टीचर हूं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। अब एक टीचर की जो सैलरी होती है, सैलरी पेएबल टू टीचर, ये टीचर डायरेक्ट लेबर कहा जाएगा, क्योंकि टीचिंग इंडस्ट्री के लिए या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए या एडटेक के लिए एक टीचर कौन हुआ? डायरेक्ट लेबर हुआ। डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या है? मतलब अगर आज जैसे आपने देखा निशान सर नहीं है तो क्लास नहीं लगी है, आज अगर मैं नहीं होता था तो क्लास नहीं लगती थी। डायरेक्ट का मतलब समझ रहे हो? वन ऑन वन रिलेशनशिप। वन ऑन वन रिलेशनशिप किसके साथ? इनपुट और आउटपुट का। तो अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी, मैं क्लास नहीं ले पाता था, तो आज की क्लास नहीं लगती थी, आज की सर्विस नहीं होती थी। तो ये डायरेक्ट लेबर हो गया। लेकिन अब ये जो क्लास हो रही है, इस क्लास को मुमकिन करने के लिए, टू मेक दिस क्लास पॉसिबल, देयर आर मेनी अदर पीपल इन्वॉल्व, जिनको आप नहीं जानते, जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं। जैसे कि आप तक ये YouTube की टेक्नोलॉजी पहुंचा रहा है, आप तक ये सेशन हो, इसके लिए हमारे YouTube की टीम काम करती है। अब वो टीम में 2-3 लोग इन्वॉल्व है। वो कौन सा स्टाफ हुआ? सपोर्ट स्टाफ हुआ। कौन सा स्टाफ हुआ? इनडायरेक्ट स्टाफ हुआ। तो अब जो मुझे अमाउंट पे किया जाता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन जो उनको अमाउंट पे किया जाता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आपको समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है, जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइमरी पैकेजिंग जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, सेकेंडरी पैकेजिंग इनडायरेक्ट में आता है। डोमिनोज का एग्जांपल लेते हैं वापस। डोमिनोज का पिज्जा कभी आपने देखा ऐसा थाली में लाके देते हैं, ऐसे ट्रे में लाके देते हैं? नहीं, it is always served in the carton boxes. So the carton boxes in which Domino's pizza is served, is it direct expense or is it an indirect expense? आपने मार्केट में देखा होगा पैकेज मिल्क आता है, पॉली बैग के अंदर मिल्क आता है, दूध की थैलियां मिलती है, ठीक है। वो जो पॉली बैग है जिसमें दूध डाल के दिया जाता है, वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? सोच के जवाब देना। वो 100% डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अगर वो पॉली बैग नहीं होगा तो दूध किस में देंगे? पुराने जमाने में पतीले में, भगोले में देते थे, आज भी कहीं कहीं देते होंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट को डिफाइन करो। हाँ, अब देखो, आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाकर आप सपोज 2 थैली दूध खरीदते हो, आधा किलो की 2 थैली दूध खरीदते हो। फिर वो दुकानदार से कहते हो भैया मुझे कैरी बैग चाहिए, तो उसको ले जाने के लिए, अब ये जो कैरी बैग है ये सेकेंडरी पैकेजिंग में आता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट क्या हो गई? डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। और सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट क्या हो गई? सपोर्ट कॉस्ट हो गई या इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। समझ में आया? आपने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे जवाब दिए थे, सभी सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए सभी बच्चों ने, वेरी गुड। अब आज का मेरा आपसे सवाल पता है क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको मुझे कोई भी ऐसे 3 प्रोडक्ट्स बताने हैं, ऐसे 3 प्रोडक्ट्स बताने हैं जिन प्रोडक्ट्स के आपको मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताने और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बताने। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं पहला, और ये एग्जाम्पल को यूज नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, आप लिखेंगे सर प्रोडक्ट नंबर 1 है पैकेज्ड मिल्क, ठीक है। पैकेज्ड मिल्क मतलब जो पॉली बैग में मिलता है। तो पैकेज्ड मिल्क में डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हुआ? पॉली बैग ऑफ मिल्क, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हुआ बेटा जी इसमें से? कैरी बैग। ये क्या होगा बेटा जी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो ऐसे 3 एग्जांपल्स आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में वीडियो खत्म होने के बाद, आज की क्लास खत्म होने के बाद, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप लोग लिखेंगे। पिछले लेक्चर का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मैंने आप लोगों से पूछे थे कि मुझे कोई भी ऐसे 3 प्रोडक्ट के नाम बताइए जहां पर कोई ब्रांडिंग नहीं होती लेकिन आज भी वो प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिकता है। होंडा एक्टिवा मैंने आपको मेरी तरफ से एक एग्जांपल दिया था और बहुत ब्यूटीफुल आंसर्स आए सब लोगों के ना, बहुत अमेजिंग आंसर्स आए, ठीक है। तो ये आज का सवाल। तो डायरेक्ट का मतलब समझना, इनकम हो या एक्सपेंस हो। अब यही चीज जो है
ये इनकम के लिए भी रेलेवेंट होती है। व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ इनकम ओवर हियर? लेट मी कम टू इट। इनकम, डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या? जो मेरे प्रिंसिपल बिजनेस ऑपरेशन है, जो मेरा मेन बिजनेस ऑपरेशन है, उससे अगर मैं कोई इनकम जनरेट कर रहा हूं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट इनकम। माय प्रिंसिपल बिजनेस ऑपरेशन, जैसे कि एक चाय वाला, एक चाय की टपरी वाला चाय बनाकर बेचता है, तो चाय एंड रिलेटेड चीजें, अब वो बन मस्का बेचेगा तो भी वो डायरेक्ट इनकम होगा। चाय वाला अगर बिस्किट्स बेचेगा तो भी डायरेक्ट इनकम होगा, नान कतई बेचेगा तो भी डायरेक्ट इनकम होगा, कॉफी बेचेगा डायरेक्ट इनकम होगा, दूध बेचेगा डायरेक्ट इनकम होगा। लेकिन चाय वाला अगर शेयर्स पे डिविडेंड कमाता है तो वो इनडायरेक्ट होगा। क्यों? क्या सोच रहे हो? चाय वाला शेयर्स पे डिविडेंड नहीं कमा सकता? गलतफहमी में जी रहे हो। आजकल हर एक बंदा ना इन्वेस्टमेंट के बारे में जानता है, हर एक बंदा इन्वेस्टमेंट करता है। तो चाय वाला भी, अरे और कुछ नहीं, चलो डिविडेंड अगर आपको लग रहा है थोड़ा हाई फंड हो गया, चाय वाले ने बैंक में जाकर एक एफडी कर दी, फिक्स डिपॉजिट कर दी। ये फिक्स डिपॉजिट के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट उसकी इनकम है। पर वो कौन सी इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम है। तो डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या? एन इनकम अर्न फ्रॉम माय प्रिंसिपल बिजनेस सोर्स। जैसे कि चलो अपन यहां पर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, निशांत सर का। वैसे ये कॉमन एग्जांपल मैं ले सकता हूं 3 लोगों का। एक है जिनका नाम है निशांत कुमार सर, दूसरे जिनका नाम है स्वाति अग्रवाल मैम, और तीसरे जिनका नाम है जतिन डेमला सर। ठीक है, इन तीनों का मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूं। अब अगर आप देखोगे, ये तीनों जो है बाय प्रोफेशन, ये लोग कौन है? टीचर। इनका प्रोफेशन क्या है? पढ़ाना, टीचिंग। तो टीचिंग से मिलने वाली जो भी इनकी इनकम होती है, मतलब प्रोफेशनल फीस हो या फिर वो सैलरी हो, ये उनकी कौन सी इनकम होगी? डायरेक्ट इनकम होगी। क्या होगी बेटा जी? डायरेक्ट इनकम। समझ में आया? क्योंकि ये इनका मेन बिजनेस है। अब डायरेक्ट की मैंने डेफिनेशन क्या बताई? प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी और अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड शब्द का मतलब होता है रिलेटेड। अब यहां पर मैं एक और एग्जांपल लिख सकता हूं। सपोज ये लोग बुक्स लिखते हैं, तो बुक्स की जो इनकम है वो भी डायरेक्ट इनकम होगी, क्योंकि प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी और अलाइड एक्टिविटीज, रिलेटेड एक्टिविटीज। अच्छा, ये तीनों जो टीचर्स हैं, ये सिर्फ टीचर्स नहीं है भैया, ये यूट्यूबर्स भी है। तो अगर इनको इनका कंटेंट बनाने के लिए कोई फीस मिलती होगी, कंटेंट क्रिएशन फीस, तो वो फीस भी कौन सी इनकम होगी? इनकी डायरेक्ट इनकम होगी। समझ में आया? लेकिन भाई साहब, इन लोगों के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, शोहरत बहुत ज्यादा है और मेरे पास शब्द बहुत कम है। ये तीनों लोग बाकी भी सोर्सेस से कमाते हैं, जैसे कि ये लोग कमाते हैं एज डिविडेंड ऑन शेयर्स। भैया ऐसा पोर्टफोलियो, ऐसा इन्वेस्टमेंट, भगवान मतलब आंखें तरसदाए देखने को, ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। धन्नाट मतलब ऐसा, मतलब क्या ही बताए कैसा, इतना पैसा ना इन लोगों के पास, धन्नाट करके डिविडेंड आता है शेयर्स के ऊपर। फिर इन लोगों को मिलता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जब बात भारी भारी शब्द यहां पर मैं फेंक रहा हूं। फिर इन लोगों को इनकम होती है रेंट से। दुनिया भर की दुकान, मकान, प्लॉट, ये फ्लैट, ये नोन क्या क्या खरीद रखा मियां, क्या ही बताया तुम लोगों को, इतना कुछ खरीद रखा, उस पे इतना जो भाड़ा वाड़ा आता, वो सब बोले तो इनकी इनकम है। अभी जतिन सर के लिए स्पेशली मैं आपको बताता हूं, जतिन सर यहां पर जाकर जो ये हफ्ता वसूली करते, वो भी उनकी इनकम है। लेकिन वो कौन सी इनकम है? ओनली एंड ओनली हैशटैग जतिन डेमला की इनकम है। ये कौन सी इनकम हो गई मियां? इनडायरेक्ट इनकम हो गई। इसके बाद में ये लोग और कहीं से कमाते रे बाबा? ये लोग ब्याज से कमाते, लोगों को पैसा देते बाबा ब्याज पे, ब्याज से इनकम होती। ये कौन सी इनकम हो गई? इनडायरेक्ट इनकम। अब समझने की कोशिश कर रहे हो आप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस समझ रहे हो आप? माननीय आदरणीय श्री निशांत कुमार जी, माननीय आदरणीय श्री जतिन डेमला जी और श्रीमती स्वाति अग्रवाल जी, ये तीनों कौन है? टीचर हैं। ये टीचर है, इनका काम है पढ़ाना। प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है? पढ़ाना। और जब मैं कहता हूं पढ़ाना एंड रिलेटेड एक्टिविटी, रिलेटेड एक्टिविटी में क्या आता है? आता है बुक की इनकम। अगर ये कोई किताब लिखते हैं तो उससे कुछ इनकम होती है। तो और रिलेटेड एक्टिविटी में आता है कंटेंट क्रिएशन। भाई साहब,
ये सारी इनकम जो है इनकी कौन सी इनकम है? डायरेक्ट इनकम। लेकिन ये जितना भी ये कमाते हैं, मतलब यहां पर अभी क्या ही बोले जतिन सर का, बोले तो उधर होनोलुलु के अंदर एक आइलैंड है जिसके ऊपर होटल बना रखा है, होटल किराए पे दे रखा है। मतलब मेरे पे विश्वास नहीं है, उनसे पूछ लेना जाके आपके कितने रिसोर्ट है, आपको जवाब मिल जाएगा। उससे मिलने वाला रेंट क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। फिर भाई साहब शेयर और डिबेंचर में दुनिया भर का पोर्टफोलियो। भाई नाम तो लो मियां तुम कोई कंपनी का, जो कंपनी का नाम लेते मियां उस कंपनी में शेयर लगा डाले लोगों ने, वो सारी की सारी इनकम कैसी होती मियां? इनडायरेक्ट इनकम होती। लोगों को पैसा ब्याज पे दिया मियां, अपने आप की एक बैंक का खोल के बैठे मियां, कैसे पोटा लोगा ये लोग, तो ये कौन सी इनकम होती मियां? इनडायरेक्ट इनकम होती। इधर हफ्ता वसूली करते मियां, जाते अपने द्वारकापुरी को निकलते ऐसा रोज शाम को, है ना, ऐसा स्कार्फ वाफ बांध के गले में मियां। बहुत ही डेंजर इंसान है ये जतिन डेमला। मतलब कौन सी इनकम करते मियां? इनडायरेक्ट इनकम करते ना। समझ गए क्या तुम लोग? तो यार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का लॉजिक समझना। डायरेक्ट मतलब सिंपल भाषा में जैसे मैंने कहा, तुम हो तो हम हैं तो सब है, तुम नहीं तो हम नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सिंपल सी चीज समझनी है, करेक्ट। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद हम लोग बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे, और वो पॉइंट है अकाउंटिंग प्रोसेस। आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स अगर बनाए होंगे तो आप लोग अपने रजिस्टर्स में आएंगे और वहां पर आकर लिखना चालू करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब क्या? अब जब हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग समझ चुके हैं, 5 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, आज का है लेक्चर नंबर 6। टर्मिनोलॉजीज हमें समझ में आ गई है, हमें समझ में आ गया है कि अकाउंटिंग के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है। इन चारों का मतलब हम समझ चुके हैं। हम लोग बिजनेस की, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल देख चुके हैं, हम लोग प्रॉफिट लॉस का टर्म समझ चुके हैं। हम लोग ये सारी चीजें समझने के बाद अब केपेबल है अकाउंटिंग करने के लिए। तो अकाउंटिंग करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। दोस्तों ये अकाउंटिंग प्रोसेस को एक बार थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, फिर एक एक कर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसके नीचे और भी लिखना है तो इसके नीचे ना तकरीबन आप 5-6 लाइंस और ब्लैंक छोड़िएगा।
जब जुकाम खांसी होता है ना तो कान ऐसे बिल्कुल बंद पड़ जाते हैं, बैकग्राउंड में आपको एकदम ऐसी सुन्न वाली आवाज आती है। अभी तो मेरी वो सिचुएशन है तो मुझे मेरी आवाज रिपीट हो रही है, वापस अंदर से अपनी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, करेंगे अच्छे से। तो दोस्तों प्रिंसिपली ना हम लोग आज से जर्नल एंट्रीज चालू कर रहे हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज मतलब क्या होता है? इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कैसे पास की जाती है, क्या पास की जाती है, जिसको भी नहीं पता ना बिल्कुल चिंता मत करना, बहुत ज्यादा बेसिक से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से मैं ये स्टार्ट करने वाला हूं, आज चालू कर चुका हूं। विद अकाउंटिंग प्रोसेस आगाज हो चुका है जर्नल एंट्रीज का, तो बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर अभी यहां से समझना है, यहां से लेक्चर को बहुत फोकस्ड होकर लेके जाना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे ये स्टेप को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, 5-6 लाइंस छोड़ने की जगह, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन करें वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इवेंट, ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स, अप्लाई गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, पास जर्नल एंट्री, फिर उसके नीचे आप एरो बनाएंगे, लिखेंगे लेजर पोस्टिंग, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये दोनों के बीच में ना एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस ऑफ बैलेंस कंफर्मेशन। और यहां पर हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो मैं इसके अगले 2 टॉपिक्स यहां पर कवर करवाऊंगा ना, उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और फिर नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो फॉर ऑल दोस हु हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स इन देयर माइंड के सर आपके अगले 2 टॉपिक्स आप कौन से पढ़ाने वाले हैं, व्हाट आर द नेक्स्ट 2 टॉपिक्स व्हिच यू आर गोइंग टू टीच, तो मेरा आंसर यहां पे आप लोगों के सामने है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। लिख लीजिए पहले इसको, फिर एक एक कर इसे समझते हैं। फीलिंग सो लो ऑफ एनर्जी ना टुडे, आई कांट टेल यू। आपको सडनली फील होता है कि आप पहले तो इतने एनर्जेटिक होते हैं और फिर एक लेक्चर आपकी एनर्जी कम होती है और पूरा लेक्चर नीचे आ जाता है। वैसे आई डोंट नो, एट टाइम्स ऐसा कंफ्यूजिंग होता है कि यार आपको लेक्चर लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, पता नहीं, बड़ा कंफ्यूजन होता है माइंड में, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो अकाउंटिंग की ये प्रोसेस है, जो लोग भी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग यहां पर पढ़ रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, नॉट नेसेसरीली यू गाइस आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है। ये सीरीज जो है ये सबके लिए, चाहे आप सीए कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सबको आनी चाहिए। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जब मैं कहता हूं तो उसमें क्या आता है, ये प्रोसेस आती है, ये प्रोसेस एंड होती है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसका लास्ट जो स्टेप होता है ना, वो भी मैं लिखवा देता हूं आपको, वो लास्ट स्टेप होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। एक एक कर इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में आता है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना, ठीक है दोस्तों। अब हम जब यहां पर अकाउंटिंग देख रहे हैं, या अकाउंटिंग मैं कहूंगा सीख रहे हैं, तो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की। समझ में आ रहा है किस चीज की कर रहे हैं? अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस। और जब मैं बिजनेस की अकाउंटिंग की बात करता हूं तो हमें बिजनेस के इवेंट्स निकालने हैं। इवेंट्स का मतलब होता है घटना, अच्छी, बुरी, छोटी, बड़ी, सस्ती, महंगी, बहुत टाइप की घटनाएं होती है हमारे साथ, ठीक है। इन घटनाओं से हम 3 सवाल पूछते हैं। We ask 3 questions from these events. First, are you relating to business? Are you relating to business? Number 2, can you be expressed in terms of money? Because that's very important. For us to do accounting, it is very important that there has to be a common unit, है ना? जैसे कि हम लोग बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, या फॉर दैट सेक ऑब्वियसली वो टॉपिक तो आपका भी नहीं है, बट हम लोगों को पता है कि there needs to be a common unit for anything. Unless and until there is a common unit, you cannot come to any conclusion, right? तो आपके लिए यहां पर अकाउंटिंग में हमारे लिए वो यूनिट होता है मनी, पैसा। Are you relating to business?
कैन यू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इज देयर एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। दोस्तों जब मैं कहता हूं फाइनेंशियल पोजीशन तो मैं रेफर कर रहा हूं वो 4 क्वाड्रेंट जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इनकम, एक्सपेंस, एसेट एंड लायबिलिटी। कोई भी नया बच्चा है जिसने आज ज्वाइन किया, कोई परेशानी की बात नहीं है, पहले के लेक्चर्स भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटी। मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में वेडनेसडे को शायद मेरी क्लास नहीं होगी, आई एम रिपीट शायद। अगर मैं रिकॉर्ड कर सका बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टू माय होम टाउन अमरावती महाराष्ट्र, ठीक है। तो कोई भी जो घटना होती है उन घटना से 3 सवाल पूछे जाते हैं। आर यू रिलेटिंग टू बिजनेस, कैन यू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इज देयर एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। दोस्तों अगर तीनों सवालों का जवाब होता है हाँ हाँ हाँ, तो वो इवेंट सिर्फ इवेंट नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है, ट्रांजैक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा जी, ट्रांजैक्शन। वंस इट बिकम्स ट्रांजैक्शन, फोकस कीजिएगा, वंस दैट इवेंट बिकम्स ट्रांजैक्शन, हम वहां पर अप्लाई करते हैं रूल ऑफ सर लुका डी पैसियोली का। सर लुका डी पैसियोली का जो रूल है, जो फंडा है, उसे कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या कहते हैं बेटा जी, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के, हर एक इवेंट के 2 पहलू होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको सिर्फ मिल रहा है या आप सिर्फ दे रहे हैं। हर एक ट्रांजैक्शन में कुछ आएगा और कुछ जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको ना एक एग्जाम्पल के रेफरेंस से समझते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स फोकस। सपोज देयर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, जो भी आपका नाम है, CA डैश डैश डैश, नाम ले लो किसी स्टूडेंट का यहां पर जो लाइव देख रहे हैं। चलो लाइव जो देख रहे हैं उसमें से मैं नाम ले लेता हूं श्रेया का, ठीक है, CA श्रेया। हाँ ये बच्ची रोज आती है क्लास में, तो CA श्रेया, श्रेया सिर्फ अब श्रेया नहीं रही, श्रेया बन गई CA श्रेया। सोच के भी कितना अच्छा लगता है ना, मैं CA बन गया हूं। तो CA श्रेया जो है इसको जॉब लगती है डेलॉइट पुणे में, ठीक है, शी इज क्वालिफाइड और अब उसको जॉब लग रही है डेलॉइट पुणे में, बिग 4 में जॉब लग रही है, पुणे में इसकी पोस्टिंग है। अब ये बंदी जो है ये पुणे में जाती है, पुणे में जॉब करती है। लेट्स कंसीडर हर एज इज लाइक 24 इयर्स। CA बनते हैं जब तक इतना तो हो ही जाता है ना, 24 इयर्स वेरी नॉर्मल इफ यू आर डूइंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अब समझना, डेलॉइट जो है वो श्रेया को हर महीने सैलरी पे करता है। अब ये जो सैलरी डेलॉइट पे करता है, ये सैलरी डेलॉइट के लिए एक्सपेंडिचर है। मैं एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करूंगा माइनस से, ठीक है, क्योंकि डेलॉइट के पास से पैसा जा रहा है। सर लुका डी पैसियोली का फंडामेंटल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डेलॉइट के पास से पैसा जा रहा है, लेकिन ये श्रेया की क्या है, इनकम है, और इनकम को मैं रिप्रेजेंट करूंगा प्लस से। ये एक एग्जांपल को हम फॉलो करते हैं। 24 इयर्स की है, यंग, ब्यूटीफुल, डैशिंग, अमेजिंग CA श्रेया, जो पुणे के डेलॉइट में जॉब करती है, ठीक है। अब अपने शहर से पुणे शहर में आती है, नया शहर है, एक अलग पहचान बनानी है, आंखों में अंगारे, दिल में जोश लिए हुए, नई उमंग, नई तरंग के साथ आती है कि अपने परिवार का नाम रोशन करना है। तो श्रेया जी यहां पर आती है और डेलॉइट से उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। लेट अस टेक अप फिगर, हर महीने इन हैंड आता है श्रेया को 75,000 रुपीज। भाई साहब टैक्स कट कटाकर अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपए महीना श्रेया को आ रहा है हर साल। मेरा एक स्टेटमेंट याद रखना, ये पूरी एग्जाम्पल में हम लोग फॉलो करेंगे। सर लुका डी पैसियोली कहते थे, सर आप मिले हो क्या उनसे? नहीं मिला नहीं हूं, पर मैंने उनके बारे में पढ़ा है। सर लुका डी पैसियोली ने जो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बनाया ना, उसमें सर कहते थे मनी इज नॉट क्रिएटेड, मनी जस्ट चेंजेस हैंड्स। मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी ट्रांजैक्शन में पैसा कभी बनता नहीं है। पैसा हाथ का मैल है, सिर्फ धोते 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 साफ होता जाता है। एक जने के हाथ से दूसरे पे, दूसरे के हाथ से तीसरे पे जाता चलता है। दैट्स ऑल। तो डेलॉइट ने पैसा दिया श्रेया को, मनी इज नॉट क्रिएटेड, मनी इज जस्ट चेंजिंग हैंड। डेलॉइट से माइनस हुआ, श्रेया से प्लस हुआ। अब आगे देखो क्या होगा। श्रेया ये पैसा लेकर आएगी, जब ये पैसा लेकर आएगी सबसे पहले श्रेया पे करेगी रेंट। श्रेया के यहां से माइनस, लैंडलॉर्ड के पास प्लस। मनी इज नॉट क्रिएटेड, मनी जस्ट चेंजेस हैंड्स। हर एक ट्रांजैक्शन में, हर एक घटना और ट्रांजैक्शन को आप इंडिविजुअली देखना, कुछ माइनस हो रहा है और कुछ प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर श्रेया आती है, श्रेया पे करेगी अपना क्रेडिट कार्ड का बिल। बैंक के लिए प्लस है, श्रेया के लिए माइनस है।
श्रेया पे करेगी यहां पर मिल्कमैन का बिल, दूध वाले का बिल, उसके लिए इनकम है, श्रेया के लिए एक्सपेंस है। श्रेया पे करेगी अपने वेजिटेबल और ग्रोसरी का बिल, ओके, किराने वाले को पे करेगी, उसके लिए प्लस है, श्रेया के लिए माइनस है। श्रेया पे करेगी अपने काम वाले को, काम वाली के लिए प्लस है, श्रेया के लिए माइनस है। श्रेया पे करेगी अपने आयरन वाले को, उसके लिए प्लस है, श्रेया के लिए माइनस। आप समझ रहे हो, मतलब सर ये खत्म ही नहीं हो रहा, ये खत्म होगा भी नहीं, ये ऐसे ही चलता है। श्रेया पे करेगी अपने पेट्रोल का बिल या फिर पे करेगी कंपनी के बस का कन्वेंस, तो जिसको पे कर रही है उसके लिए इनकम है, श्रेया के लिए माइनस है। हर एक ट्रांजैक्शन में आप देख लो, इन एन इकोनॉमी मनी इज नॉट क्रिएटेड, मनी जस्ट चेंजेस हैंड्स। मतलब जो 75,000 रुपए डिलॉइट ने श्रेया को दिए ना, वो धीरे धीरे करके श्रेया सब में बांटती जा रही है। अब आप लोग यहां पर कहोगे सर फिर ऐसे तो श्रेया के पास पैसा बचेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर यहीं पे कंसेप्ट आता है लाइफस्टाइल का पिक्चर में, कि आप अपनी लाइफस्टाइल अपने इनकम के अनुसार बनाते हैं। श्रेया 75,000 रुपए कमाती है, श्रेया उसके हिसाब से खर्चा करेगी, तो हो सकता है श्रेया एक ऐसे अकोमोडेशन में रहेगी जहां का किराया 15-20 हजार रुपए हो, इससे ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन हो सकता है कोई और श्रेया के कंपनी में सीनियर बंदा है जो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो हो सकता है बेहतर अकोमोडेशन में रहे। तो कभी भी इंसान अपने खर्चे जो होते हैं ना, अपने लाइफस्टाइल जो होती है, वो अपनी इनकम के बेसिस पे प्लान करता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा के पूरा पैसा उड़ जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जस्ट अंडरस्टैंड, इन एन इकोनॉमी मनी इज नॉट क्रिएटेड, मनी जस्ट चेंजेस हैंड्स। सर लुका डी पैसियोली यहां पर जो बात बोल गए हैं वो बात बिल्कुल परफेक्ट है कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अंदर हर एक ट्रांजैक्शन में प्लस होता है और उसी ट्रांजैक्शन में माइनस होता है। इन एवरी ट्रांजैक्शन समथिंग कम्स इन द बिजनेस, समथिंग गोज आउट ऑफ द बिजनेस। बस आपकी वो नजर होनी चाहिए कि आप वो आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे अगर आप यहां पर ये, चलो श्रेया के काम वाली को देखते हैं, मतलब वैसे नहीं देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल में देखते हैं, तो अब ये काम वाली श्रेया के तरह कई लोगों के घर पे काम करती है, जिन जिन के घर पे काम करती है उन सबसे श्रेया को क्या, उस काम वाली को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो काम वाली की क्या हो गई, वो इनकम हो गई, अर्निंग हो गई। अब काम वाली का भी तो खर्चा है, आप समझना, काम वाली का भी अपना रेंट होता है, रेंट जिसको देती है उसके लिए प्लस है, समझना, काम वाली जिसको रेंट पे करती है उसके लिए प्लस है, मेड के लिए माइनस है। ये काम वाली भी तो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरती है, ये काम वाली भी तो अपना वेजिटेबल एंड ग्रोसरी का बिल भरती है बेटा जी, ये काम वाली का भी तो मेडिकल का खर्चा होता है, बच्चों की एजुकेशन का खर्चा होता है ना। मतलब आप पॉइंट समझ रहे हैं, लेकिन अब डिफरेंस समझना। अगर श्रेया 15-20 हजार रुपए का रेंट पे कर रही है, तो आपको क्या लगता है काम वाली भी 15-20 हजार रुपए के रेंटेड अकोमोडेशन में रह रही होगी? आंसर है नहीं, आंसर है बिल्कुल नहीं। अच्छा आप तो कह रहे हो जैसे श्रेया खुद यहां कह रही है ऐसे तो पूरी सैलरी खत्म हो जाएगी। बेटा यही तो लॉजिक है। आप एक चीज समझना, आप ये समझना, मैंने तो बेटा 75,000 के हिसाब से कैलकुलेशन बताया। आप कोई भी शहर उठा लो, आप पुणे का ही एग्जांपल ले लो, पुणे की बात चल रही है ना, पुणे में ऐसे भी तो लोग हैं जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपए होती है। तो क्या वो लोग जीते नहीं है? बिल्कुल जीते हैं। वो अपने एक्सपेंसेस को 15,000 के हिसाब से प्लान करते हैं। आप कोई भी शहर है, बेटा मुंबई का एग्जांपल ले लो यार, मुंबई में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए महीना कमाते हैं, ऐसे भी लोग मिलेंगे। ऑब्वियसली मैं मुकेश जी अंबानी को तो ये सब चैप्टर से, डिस्कशन से बाहर रख रहा हूं, मेरी इतनी मजाल नहीं कि मैं मुकेश अंबानी जी की बात भी कर सकूं। तो अगर आप देखेंगे तो मुंबई में ऐसे भी तो लोग रहते हैं एवरेज इनकम वाले, जिनकी सैलरीज है लेकिन मे बी लाइक 70,000, 80,000 पर मंथ। तो ऐसे भी तो लोग रहते हैं मुंबई में जिनकी इनकम 15,000, 20,000 है। धारावी में चले जाइए, एशिया का सबसे बड़ा स्लम है ना। अब स्लम मतलब क्या? झुग्गी झोपड़ी, झोपड़पट्टी, स्लम। क्या मतलब है स्लम का? इट इज a kind of a colony of those peoples who cannot afford very expensive residences. As simple as that. हम लोग न्यूज में पढ़ते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं कि भैया अभी राजकुमार राव ने लेटेस्ट में घर किराए पे लिया। घर का किराया कितना है भैया? 15 लाख रुपए महीना किराया। फिर बाद में वो अदा शर्मा नाम की एक्ट्रेस जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के घर में किराए से रहने गई, 4 लाख रुपए महीना किराया। तो हर एक मुंबई में, मेरे को एक बात बताइए, ऐसे ही लोग मिलेंगे? आंसर है नहीं बेटा। हर शहर के ना दो पहलू होते हैं। उस शहर में ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो बहुत हाई क्लास इनकम क्लास के हैं, उनके खर्चे उनके हिसाब से होंगे। तो ऐसे भी लोग होंगे
जो लोअर इनकम क्लास के उनके खर्चे उनके हिसाब से होंगे। तो वैसे ही तो है ना, जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए, ये कहावत कहां से है, यहीं से आई है। तो सर लुका डी पैसियोली यही चीज कहना चाहते हैं अपने कंसेप्ट के अंदर, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में, कि बेटा हर एक ट्रांजैक्शन में कुछ आता है कुछ जाता है, समथिंग कम्स इन द बिजनेस, समथिंग गोज आउट ऑफ द बिजनेस, और आपको उसे आइडेंटिफाई करना है जो आपके अकाउंट्स कहलाएंगे। आपको अपने बिजनेस में उसे आइडेंटिफाई करना है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स रहेंगे, बहुत सारी जर्नल एंट्रीज यहां पर करेंगे, बट अभी से फोकस करते रहिएगा, है ना। तो इवेंट से पूछेंगे 3 सवाल जवाब निकले हाँ, तो वो इवेंट नहीं रहेगा, वो बन जाएगा ट्रांजैक्शन। वंस इट बिकम्स ट्रांजैक्शन you will apply the principle of Sir Luca di Pacioli of dual aspect, जहां पर आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, what is coming in, what is going out, और फिर उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंट्स इन्वॉल्व, फिर आइडेंटिफाई करेंगे नेचर ऑफ अकाउंट्स। तो यहां पर 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कल शाम को। रियली सॉरी वंस अगेन, 5 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूं, बिकॉज नॉट रियली फीलिंग वेल, नॉट एबल टू स्टैंड एंड नॉट एबल टू स्पीक। फिर से मुलाकात होगी आपसे अगले क्लास में, तब तक गुड नाइट, शब्बा खैर। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल है, ऐसे 3 प्रोडक्ट के नाम बताने हैं और उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई करके